शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी। इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है आज की हमारी ये खास बातचीत। नमस्कार। आज हम प्रभात रंजन सरकार की पुस्तक के कुछ अंशों को समझने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे अंश हैं जो शिक्षा के कई जटिल सवालों पर हमें सोचने को मजबूर करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस किताब के कुछ हिस्से हैं जो शिक्षकों की भूमिका, फिर छात्रों की चुनौतियां और समाज व अभिभावकों के दायित्वों पर काफी गहराई से बात करते हैं। जी। तो हमारा मकसद है इन विचारों की तह तक जाना, ये समझना कि शिक्षा को लेकर क्या चिंताएं उठाई गई हैं और कैसे एक बेहतर व्यवस्था की शायद कल्पना की जा सकती है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय पर गहन विचार विमर्श। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन आप कह सकते हैं चुभने वाले मुद्दे से, शिक्षक और समाज की उम्मीदें। हाँ। किताब में इस बात का जिक्र है कि कैसे अभिभावक अक्सर कह देते हैं, अरे शिक्षक पढ़ाते ही नहीं, जिसे लेखक एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का तरीका मानते हैं। अच्छा, मतलब ये एक बहाना है। हाँ, कुछ हद तक, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है ना? बिल्कुल। पुस्तक ये भी इशारा करती है कि कई शिक्षक भी शायद अपने सामाजिक कर्तव्य से ज्यादा निजी लाभ, जैसे नोट्स बनाना या फिर वो मेड इजी जैसी किताबें बेचकर कमाने पर ज्यादा ध्यान देते दिखते हैं। हाँ, ये तरह का द्वंद्व है, टकराव है। बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात है कुछ शिक्षकों का रवैया। वो कैसा? किताब में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां बच्चों को उनकी जाति या परिवार के पेशे या यहाँ तक कि उनके रंग रूप के आधार पर नीचा दिखाया जाता है। मतलब किसी बच्चे को ये कह देना कि हल छोड़कर कलम धरने क्यों आया है। ओह, ये तो बहुत। या फिर जैसी सूरत वैसी बुद्धि। आप सोचिए ये बातें मन पर कितना गहरा घाव करती होंगी। ये तो बेहद अफसोसनाक है। और फिर वो डरा धमकाकर या मारपीट कर पढ़ाने का तरीका। हाँ। किताब में तो यहाँ तक लिखा है कि ऐसे शिक्षकों की बीमारी पर बच्चे खुश होते हैं। ये अपने आप में शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। सही कहा। और डर की नींव पर टिकी शिक्षा कितनी खोखली होती है, ये भी साफ है। कैसे? जैसे ही डर का साया हटता है, चाहे शिक्षक की गैर मौजूदगी हो या परीक्षा खत्म हो जाए, सीखा हुआ सब कुछ हवा हो जाता है। हाँ, रट्टा मारकर पास होना असली ज्ञान तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर असली शिक्षा क्या है? लेखक का क्या तर्क है इस पर? लेखक का तर्क है कि शिक्षकों का काम महज नौकरी दिलाने वाली अर्थकारी शिक्षा देना नहीं है, बल्कि छात्रों के अंदर ज्ञान की कभी न बुझने वाली प्यास, एक ज्ञान की भूख जगाना है। ज्ञान की भूख? अच्छा। हाँ। और ये बहाना नहीं चल सकता कि छात्र ज्यादा हैं तो ध्यान कैसे दें? ये उनकी जिम्मेदारी है। तो यहीं पर शिक्षक चुनने का सवाल बहुत अहम हो जाता है ना? बिल्कुल। सिर्फ डिप्लोमा या डिग्री काफी नहीं है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि शिक्षक में चारित्रिक मजबूती होनी चाहिए, सेवा भाव, निस्वार्थता और नेतृत्व क्षमता जैसे गुण होने चाहिए। उन्हें महज कर्मचारी नहीं, समाज गुरु का दर्जा दिया गया है। जी, समाज गुरु। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ हम प्राचीन गुरुओं के त्याग और आदर्श की बात करते हैं, दूसरी तरफ आज के शिक्षकों की आर्थिक तंगी को देखते हैं। हाँ, वो अन्य चिंता चमत्कार वाली बात। हाँ, वही। यानी भूखे पेट भजन कैसे होगा? बिल्कुल। लेखक यही सवाल उठाते हैं कि जब शिक्षकों का वेतन इतना कम हो, यहाँ तक कि उदाहरण दिया है कि किसी अमीर के कुत्ते पर होने वाले मासिक खर्च से भी कम, तो उनसे इतने ऊंचे आदर्शों पर चलने की उम्मीद करना कहाँ तक जायज है? तो क्या सुझाव है? एक सुझाव ये है कि उनका वेतन कम से कम न्याय या प्रशासन विभाग के बराबर तो होना ही चाहिए। ये भी याद दिलाया गया है कि पुराने जमाने में भी गुरुओं को राज्याश्रय मिलता था, उन्हें गुजारे के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता था। पर क्या सिर्फ वेतन बढ़ा देने से बात बन जाएगी? मुझे लगता है किताब एक और गहरे मुद्दे की ओर इशारा करती है, शिक्षा नीति बनाने में शिक्षकों की भूमिका। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये अधिकार नेताओं के हाथ में क्यों होना चाहिए, जिन्हें शायद शिक्षा की बारीकियों की उतनी समझ ना हो? बिल्कुल। यहाँ एक बड़ा खतरा ये बताया गया है कि राजनीतिक दल शिक्षा को अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। शिक्षकों को सिर्फ आदेश मानने वाला यंत्र समझने की बजाय उन्हें शिक्षा व्यवस्था का मार्गदर्शन करने वाला माना जाना चाहिए। हाँ, सरकार अपनी जरूरतें बता सकती है, पर नीति क्या बने ये तय करने का अधिकार शिक्षकों का होना चाहिए, ऐसा लेखक का मत है।
और सिर्फ राजनेता ही नहीं, शायद दूसरे बाहरी दखल भी समस्या है, जैसे स्कूल समितियों में ऐसे धनी लोग जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो भी। पर वे अपने बच्चों को पास कराने या अनुशासन के मामलों में दबाव बनाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि शिक्षक का मनोबल टूटता है। वो या तो डर कर काम करते या अपमानित महसूस करके नौकरी छोड़ने तक सोच लेते हैं। ऐसे दबाव में वे बच्चों पर कैसे ध्यान केंद्रित कर पाएंगे? यह व्यवस्था की एक बुनियादी खामी की ओर इशारा करता है। शिक्षकों की इन चुनौतियों के बाद अब जरा शिक्षार्थी के नजरिए से देखते हैं। हमने बात की कि डर से सिखाया गया ज्ञान टिकता नहीं। हाँ, भय खत्म, ज्ञान खत्म। सीधी सी बात। इसलिए किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि असली काम है छात्र में ज्ञान की वो भूख जगाना और फिर उसे शांत करने का सही इंतजाम करना। ठीक है। इसी से बच्चे का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास सही दिशा में हो सकता है। इसके लिए उम्र के हिसाब से अलग अलग तरीके भी सुझाए गए हैं शायद। जी बिल्कुल। जैसे छोटे बच्चों को खेल कूद और कहानियों से सिखाना, उनकी जिज्ञासा को जगाना। खेल खेल में ही इतिहास, भूगोल या विश्व बंधुत्व जैसी बड़ी बातें भी बताई जा सकती हैं। और किशोरों के लिए? फिर जो बच्चे किशोरावस्था में आते हैं, जब वो सपने देखने लगते हैं, तब उन्हें आदर्शवाद से प्रेरित करना, लेकिन साथ ही हर तरह की संकीर्ण सोच से बचाना जरूरी है। और युवावस्था में? युवावस्था में जब वे यथार्थ के ज्यादा करीब आते हैं, तब आदर्श और वास्तविकता का संतुलन साधना सिखाना अहम हो जाता है। और इन सब के केंद्र में क्या है? शायद शिक्षक और छात्र का रिश्ता। बिल्कुल। किताब कहती है कि शिक्षक का छात्रों से एक दिली लगाव, एक प्रेम संपर्क होना चाहिए। वो बनावटी गंभीरता या रूखापन तो दूरियां ही बढ़ाता है। ये जुड़ाव इतना जरूरी माना गया है? हाँ, इतना जरूरी कि लेखक यहाँ तक कहते हैं कि अगर ये प्यार ना हो तो बच्चे मन ही मन ऐसे कठोर शिक्षक या अभिभावक की मौत की दुआ भी मांग सकते हैं। ओह, ये तो काफी गंभीर बात है। जी, ये बात रिश्ते की अहमियत को दर्शाती है। अब थोड़ा और व्यापक स्तर पर देखते हैं। शिक्षा व्यवस्था किन बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है? एक मुद्दा उठाया गया है शिक्षा को राष्ट्रवाद के संकृत दायरे में बांधने का। हाँ, ये वाकई गंभीर चिंता का विषय है। अगर शिक्षा सिर्फ राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाने लगे और छात्र की अपनी जरूरतों और इंसानियत के व्यापक दायरे को नजरअंदाज कर दे, तो वो सच्ची मानव शिक्षा नहीं रह जाती। जैसे क्षेत्रवाद या सांप्रदायिकता जहर घोल सकती है। बिल्कुल। वैसे ही जरूरत से ज्यादा उग्र राष्ट्रवाद भी बच्चे के मन पर बुरा असर डाल सकता है। जैसे ये सोच कि सिर्फ हमारी चीजें ही अच्छी हैं या सारा ज्ञान हमारे ही प्राचीन ग्रंथों में है। पुस्तक के अनुसार ऐसे विचार बच्चों में एक तरह की मानसिक जड़ता या ठहराव लाते हैं। और ये दुनिया से कट जाने का रास्ता भी बनाता है। जरूरत तो उन मूल्यों को मजबूत करने की है जो पूरी इंसानियत को जोड़ते हैं, भले ही इससे राष्ट्रीय गौरव के भाव को थोड़ी ठेस क्यों ना पहुंचे। का बोझ पाकिस्तान का एक उदाहरण दिया गया। हाँ, जहां एक बच्चे को अपनी मातृभाषा सिंधी के अलावा अंग्रेजी, अरबी, फारसी और उर्दू, बंगला जैसी कई भाषाएं सीखने पर मजबूर किया जा सकता था। ये तो बच्चों पर ज्यादती है। बिल्कुल। राजनीतिक वजहों से उन पर भाषाओं का इतना बोझ डालना उनके सीखने की क्षमता को कमजोर करता है। सुझाव यह है कि मातृभाषा और एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा, जैसे उस समय अंग्रेजी का जिक्र है, पर मुख्य ध्यान हो, ताकि ज्ञान हासिल करना आसान रहे। हाँ, बाकी भाषाएं शौक या जरूरत के हिसाब से वैकल्पिक हों। यानी मूल बात यह कि बड़ों की अपनी विचारधाराएं, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, सांप्रदायिकता हो या कोई और वाद, उसे बच्चों पर थोपना नहीं चाहिए। सही। उनके भविष्य के बारे में सोचते हुए उनकी आसानी और जरूरत का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। व्यवस्था के एक और पहलू पर भी टिप्पणी है, परीक्षक यानी एग्जामिनर्स की भूमिका। हाँ, उनका काम सिर्फ व्याकरण की छोटी मोटी गलतियां पकड़ना या पास फेल का कोटा पूरा करना नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? उन्हें छात्र की समझ और सीखने की लगन को आंकना चाहिए। ज्ञान कितना है, रट्टा कितना है, ये देखना चाहिए। अब फिर से शिक्षकों के आचरण की बात करें तो किताब कहती है कि सिर्फ लेक्चर देना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीखने की इच्छा जगाना अहम है, और वो कथनी करनी का अंतर। हाँ, जैसे क्लास में नशे के खिलाफ बोलना और बाहर खुद सिगरेट पीना। ऐसे दोहरे रवैये का बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वे सोचते हैं कि शिक्षक खुद तो करते हैं, हमें रोकते हैं। हाँ, विश्वसनीयता खत्म हो जाती है।
और इसी तरह स्कूलों कॉलेजों में शिक्षकों की आपसी गुटबाजी और उसमें छात्रों को घसीटना भी अनुशासनहीनता की एक बड़ी वजह बताई गई है। और छात्रों को राजनीतिक दलों द्वारा अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाना? हाँ, वो भी एक गंभीर समस्या के तौर पर उभारा गया है। इससे छात्रों की मासूमियत, उनकी सरलता और अनुशासन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हाँ, लेखक का तो मानना है कि आज की अनुशासनहीनता की एक बड़ी वजह शिक्षकों का अपनी मूल कर्तव्य से भटकना और राजनीति में ज्यादा सक्रिय होना भी है। जी, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन स्कूल तो बाद में आता है। बच्चे की पहली पाठशाला तो उसका घर है। बिल्कुल, अभिभावक ही उसके पहले शिक्षक हैं। ये बात बिल्कुल सही है, पर विडंबना ये है कि ज्यादातर बड़े, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी बच्चों के मनोविज्ञान को या तो समझते नहीं या उस पर ध्यान ही नहीं देते। हाँ, ये सच है। परिवार का काम सिर्फ रोटी कपड़ा देना नहीं, बल्कि बच्चे के तन, मन और आत्मा के विकास की नींव रखना है। लेकिन अभिभावकों की अपनी परेशानियां भी होती हैं। हाँ, वो तो है, पर बच्चों के सामने भूत प्रेत का डर दिखाना, उनसे झूठ बोलना, उन्हें बहलाना, जैसे मीठी चीज को कड़वा बता देना ताकि वो न खाएं, या आपस में लड़ना झगड़ना, गाली देना, ये सब अनजाने में ही बच्चों को गलत रास्ते पर डाल देता है। किताब साफ कहती है कि जिद करना, झूठ बोलना, धोखा देना, ये आदतें बच्चे अक्सर घर के बड़ों से ही सीखते हैं। बिल्कुल। अभिभावकों में धैर्य और सही सोच की कमी एक बुनियादी समस्या है। उन्हें बच्चों को एक मजबूत आदर्श देना होगा, जिसके लिए खुद में संयम और विवेक होना जरूरी है। शिक्षकों और अभिभावकों के बाद समाज के एक और महत्वपूर्ण अंग साहित्यकारों की भी जिम्मेदारी बताई गई है। जी, उन्हें भी समाज शिक्षक कहा गया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि बच्चों के मन पर कहानियों और साहित्य का बहुत गहरा असर होता है। तो उन्हें क्या लिखना चाहिए? उन्हें हल्की फुल्की जासूसी या रोमांचक कहानियों या फिर किसी जाति या धर्म का पक्ष लेने वाली रचनाओं के बजाय उन महापुरुषों की जीवनियां पढ़ानी चाहिए जिन्होंने पूरी मानवता के बारे में सोचा। यानी ऐसी कहानियां जो जोड़ें, तोड़े नहीं। बिल्कुल, लेखकों को अपनी कलम को बांटने वाली सोच से बचाना होगा। और आज के जमाने में मीडिया का रोल भी अहम है। किताब में रेडियो और सिनेमा का जिक्र है। हाँ, रेडियो को ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाने का एक अच्छा जरिया बताया गया है, लेकिन एक शर्त के साथ। हाँ, शर्त ये है कि वो आसानी से उपलब्ध हो, जैसे स्कूलों या पार्कों में, और उसका नियंत्रण राजनीतिक पार्टियों के हाथ में न होकर शिक्षाविदों के पास हो, ताकि वो प्रोपेगेंडा का साधन ना बने। सही। किताब में स्मृति पूजा यानी महापुरुषों की जयंतियां मनाने के मौजूदा तरीकों की आलोचना भी की गई है। जी, कि अक्सर ये रस्मी भाषणों और दिखावे तक सिमट कर रह जाती हैं, जहां वक्ता खुद अपनी तारीफ में लग जाते हैं। तो बेहतर तरीका क्या है? सुझाव ये है कि अगर सच में उन आदर्शों को लोगों तक पहुंचाना है, तो भाषणों से बेहतर है चित्र और नाटक। वो ज्यादा रोचक होते हैं और बात सीधे दिल तक पहुंचती है। हाँ, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, खासकर अनपढ़ लोगों के लिए। बिल्कुल, एक नाटक भी किताब से ज्यादा असरदार हो सकता है। और सिनेमा के बारे में क्या कहा गया है? उसकी ताकत तो बहुत ज्यादा है। अपार है, उसकी शैक्षिक क्षमता अपार है, लेकिन 2 बड़े खतरे भी बताए गए हैं। क्या है वो? नेला, बाजार का दबाव। पैसा कमाने के लिए निर्माता अक्सर ऐसी फिल्में बनाते हैं जो लोगों की निचली भावनाओं को भड़काती हैं, मतलब पशुता को उभारती हैं। और दूसरा खतरा है सरकारी नियंत्रण, जहां सिनेमा शिक्षा की जगह पार्टी का प्रचार करने लगता है। वो सिर्फ वयस्कों के लिए वाले लेबल पर भी सवाल उठाया गया है ना? हाँ, कि ये अक्सर उल्टा असर करता है और युवाओं को और ज्यादा आकर्षित करता है। तो समाधान क्या है? इसीलिए सुझाव है कि सिनेमा का नियंत्रण न तो पूरी तरह बाजार के हाथ में हो, न सरकार के। इसे स्वतंत्र सांस्कृतिक संस्थाओं को सौंपना चाहिए, ताकि कुशल और आजाद निर्देशक मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी दे सकें। जी, पश्चिम बंगाल की एक तत्कालीन सरकारी फिल्म का अच्छा उदाहरण भी दिया गया है इस संदर्भ में। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि शिक्षा एक कितना बहुआयामी और जटिल विषय है। हाँ, एक पूरा ताना बाना है, जिसमें शिक्षक, छात्र, अभिभावक, समाज, नीतियां बनाने वाले लेखक, कलाकार, मीडिया, हर किसी की अपनी भूमिका और जिम्मेदारी है। प्रभात रंजन सरकार के विचार हमें इन सब की आपस में जुड़ी कड़ियों और चुनौतियों को समझने में यकीनन मदद करते हैं। और जो एक केंद्रीय विचार उभरकर सामने आता है वो ये है कि शिक्षा का असली मकसद बच्चों में सच्ची इंसानियत, सवाल पूछने की हिम्मत और ज्ञान के लिए एक असली प्यास जगाना होना चाहिए। उन्हें महज रट्टू तोता बनाना या किसी खास विचारधारा के सांचे में ढालना
शिक्षा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर किसी का, चाहे वो शिक्षक हो, अभिभावक हो या लेखक, ये दायित्व है कि बच्चों के मन में जोड़ने वाले विचार डाले जाएं, तोड़ने वाले नहीं। बिल्कुल। और अंत में ये किताब हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। कौन सा सवाल? कि समाज अपने शिक्षकों को, और इसमें लेखक, कलाकार जैसे सभी ज्ञान देने वाले शामिल हैं, उन आर्थिक और मानसिक दबावों से कैसे आजाद कर सकता है, जिनका हमने जिक्र किया। ये बहुत बड़ा सवाल है। और उन्हें वो स्वायत्ता, वो आज़ादी कैसे दी जा सकती है जिसकी ज़रूरत ऐसे सोचने समझने वाले मानवीय नागरिक बनाने के लिए है, जो हमारे भविष्य को बेहतर बना सके। हाँ, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पे लगातार सोचने और शायद काम करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, सोचने और अमल करने की।